गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया एनिमेशन का चैप्टर एनिमेशन टेक्नोलॉजी 6 चैप्टर है हमारा ये। इसको कंटिन्यू करूँगा। टॉपिक है हमारा स्लो इन स्लो आउट और समटाइम्स एड्रेस्ड एज ईज इन ईज आउट। ईज इन ईज आउट का मतलब ये है कि टू मूव स्लोली एंड केयरफुल आउट। आप धीमे धीमे चलिए और उससे बाहर आ जाइए। द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट ऑलमोस्ट एवरी मूवमेंट नीड्स टाइम टू एक्सीलरेट। अब प्रिंसिपल इसमें ये सजेस्ट करता है कि किसी भी उसमें आपका मूवमेंट में नीड क्या होती है, एक्सीलरेशन की और स्लो डाउन आसानी से। योर एनिमेशन विल लुक रियलिस्टिक। आपका एनिमेशन जो है रियलिस्टिक लगेगा। मोर ड्राइंग आर एडेड, उसमें और ड्राइंग ऐड हो जाए टू द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्शन, या तो शुरुआत में और उसके एंड ऑफ द एक्शन में। इन्फेसाइजिंग ग्रेजुअल स्पीड अप एंड स्लो डाउन। इन्फेसाइजिंग इनका जोर इस पर रहता है कि ग्रेजुअली धीरे धीरे स्पीड स्लो हो और धीरे धीरे डाउन हो। एंड फ्यूवर इन द मिडिल, कुछ बीच में मिडिल पोर्शन में भी आपकी कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब स्लो इन स्लो आउट रिफर्स टू हाउ ऑब्जेक्ट्स नीड्स टाइम टू एक्सीलरेट। स्लो इन स्लो आउट में आपका ये बताता है कि हाउ कितना आपको ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट की जरूरत पड़ेगी। स्लो डाउन एज इट्स मूव, जैसे जैसे वो स्लो डाउन हो जब वो चले। टिपिकली एन एनिमेशन लुक्स मोर रियलिस्टिक इफ देयर आर मोर फ्रेम्स एट द बिगिनिंग। आपका जो एनिमेशन है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होगा जब अगर उसमें फ्रेम्स ज़्यादा होंगे शुरुआत में या एंड में होंगे, एट द एंड ऑफ द एक्शन टू डिपिक्ट दैट दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड। इससे क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड हो जाती है आपकी अगर शुरुआत में और एंड में करते हैं हम कोई ज़्यादा फ्रेमिंग, तो आपको और रियलिस्टिक लगता है वो देखने में। द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स नीड्स टाइम टू एक्सीलरेट। हम अगर मूवमेंट की बात करें ह्यूमन बॉडी में या अदर ऑब्जेक्ट्स में, तो उसमें टाइम टू एक्सीलरेशन चाहिए होता है एंड स्लो डाउन, कुछ स्लो डाउन होना चाहिए बाद में। फॉर दिस रीजन एनिमेशन लुक्स मोर रियलिस्टिक इफ इट हैज़ मोर ड्राइंग नियर द बिगिनिंग ऑफ एंड एंड एक्शन। अगर बिगिनिंग ऑफ द एक्शन पे हम कुछ वो दें तो आपका ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारा जोर जो देने का होता है वो किस पे होता है, एक्सट्रीम एम्फेसाइज करना होता है कि आपका एम्फेसाइज हमें करना होता है एक्सट्रीम पोजेस के लिए और फीवर इन मिडिल, कुछ मिडिल के लिए भी रखना होता है। दिस प्रिंसिपल गोज फॉर कैरेक्टर्स मूविंग बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजेस। अब ये प्रिंसिपल जो होता है वो आगे टू एक्सट्रीम पोजेस पे आता है, सच एज सिटिंग डाउन एंड स्टैंडिंग अप, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे। बट ऑल्सो फॉर इन एनिमेट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक द बाउंसिंग बॉल इन द अबव इलस्ट्रेशन। जो आपको अभी मैंने पिछली क्लास में बताया है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे आपके लाइक बाउंसिंग बॉल है वो आपका एक्सट्रीम पोजीज के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें आप एनिमेशन भी कर सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। स्लो इन स्लो आउट डिस्क्राइब द टेंडेंसी ऑफ थिंग्स टू कम टू रेस्ट। स्लो इन स्लो आउट जो है वो बताता है टेंडेंसी थिंग्स टू कम टू रेस्ट, एक रेस्ट पोजीशन पे आया मतलब रेस्ट मतलब रुकी हुई हो, और to start moving in progressive way, start or moving progressive way में। This principle that most people understand pretty quickly as it's easy to observe in life. More technically this principle tells us that when we animate something moving from stop, अगर एनिमेशन करते हैं stop position से हम, the spacing of that object needs to be progressively increase। अब उस ऑब्जेक्ट में स्पेसिंग जो रिक्वायरमेंट होगी वो प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगा अंटिल इट गेट्स अप टू स्पीड अप, जब तक वो स्पीड नहीं होगी। एट विच पॉइंट द स्पेसिंग बिकम्स रिलेटिवली कांस्टेंट, और उस पॉइंट पे वो रिलेटिवली कांस्टेंट हो जाएगी। एंड व्हेन दैट ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू रेस्ट, जब वो ऑब्जेक्ट आपका स्टिल पोजीशन पर जाएगा, रेस्ट पोजीशन पर जाएगा, द स्पेसिंग प्रोग्रेसिवली डिक्रीज टू जीरो। जो स्पेसिंग है वो आपका प्रोग्रेसिवली डिक्रीज जीरो पे हो जाएगी, क्योंकि एनिमेशन आपका नहीं होगा क्योंकि रेस्ट पोजीशन पे हो गया। अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा स्लो इन स्लो आउट का, ये जिसमें ये आपको ये दिखा रहा है फास्ट लेस ड्राइंग, नीचे स्लो मोर ड्राइंग, ये आपकी ज़्यादा ड्राइंग देख रहे हैं, ऊपर आपको लेस ड्राइंग की अगर ऊपर देखेंगे मार्क 1 2 3 4 ऐसे, और ये मोस्ट ड्राइंग ये एनिमेशन में है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिख रही है। ऊपर वाली जो है स्लो में कर रखा है तो आपको वो स्टिल इमेज नज़र आ रही है। जैसे कि बाउंसिंग बॉल है, बहुत स्पीड से अगर वो जंप करती है बाउंसिंग बॉल बहुत ज़्यादा, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टेप हो गए और बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है बहुत ज़्यादा। और स्टिल में करेंगे तो आप उसके काउंटिंग कर पाएंगे कितनी काउंट हुई है बॉल वो। तो सेम हमारा एनिमेशन का इसमें रहता है सेम। स्पेसिंग की हम बात करें, स्पेसिंग इज अ टर्म दैट कम्स फ्रॉम द डेज ऑफ एनिमेटिंग ऑन पेपर। स्पेसिंग अगर जो आप बात करें तो वो एनिमेटिंग टाइप में एनिमेशन में आपका बहुत पुराने दिनों से चला पेपरों पे। इट्स स्लैंग फॉर मूवमेंट फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, ये आपका
मूवमेंट टू मूवमेंट, फ्रेम टू फ्रेम रहता है। पुट अ फ्यू सीक्वेंशियल एनिमेशन ड्राइंग ऑन द पैक्स, अगर कुछ सीक्वेंशियल एनिमेशन हम ड्रॉ कर दें पैक्स पे, turn on the bottom lights, अगर उसकी bottom lights, and you will see the drawing superimposed on each other। अब हम इसकी बात करें, जैसे कि ये बता रहे हैं यहाँ पे, पुट अ फ्यू सीक्वेंशियल एनिमेशन ड्राइंग ऑन द पैक्स, अगर पैक्स माने खूंटी, अगर कुछ सीक्वेंशियल एक एक वन बाय वन, एक दो तीन चार ऐसी आप किसी ड्राइंग शीट पे आप वो सीक्वेंशियली पैक बना दें, खूंटी टाइप की, और टर्न ऑन बॉटम लाइन पे आप लाइट ऑन करेंगे तो आपको कुछ ड्राइंग दिखाई देगी, उसमें सुपर इम्पोज टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर, मतलब ओवरलैपिंग सी हो रही है, सुपर इम्पोज। द स्पेस बिटवीन एलोस पार्ट ऑफ द ड्राइंग शोज द मूवमेंट। अब आपको उसको अगर पैक्स को आप कंटिन्यूस में देखोगे तो आपको लगेगा वो पैक्स खूंटी जो है वो मूवमेंट में है। बाय स्पेसिंग चेंजेस बिटवीन ड्राइंग मीन्स लार्ज मूवमेंट, अगर स्पेसिंग आप ज़्यादा दे देंगे तो उसमें आपको ऐसा लगेगा लार्ज मूवमेंट्स आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं आर्क। आर्क क्या है? आर्क इंक्रीज द रियलिज्म ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्शन। आर्क जो होता है इंक्रीज करता है रियलिज्म ऑफ द सब्जेक्ट्स एक्शन, जो आपका सब्जेक्ट है उस पर रियलिज्म लाता है। एज ऑलमोस्ट ऑल लाइफ लाइक ऑब्जेक्ट्स टेंड टू मूव कर्व पाथ रेदर देन, तो हमारा आर्क जो है वो सब्जेक्ट एक्शन पे रियलिज्म करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह जो फॉलो करता है कर्व्ड पाथ को, कर्व्ड पाथ जो मुड़े हुए होते हैं, मुड़ावदार, रेदर देन स्ट्रेट लाइन के रेदर, उसके अलावा मोस्ट नेचुरल एक्शन नीड टेंड्स टू फॉलो एन आर्क्ड ट्रेजेक्टरी। बहुत से नेचुरल एक्शन है जहाँ पे आपका आर्क्ड ट्रेजेक्टरी जरूर पड़ती है। एंड एनिमेशन शुड एडहेयर टू दिस प्रिंसिपल बाय फॉलोइंग इम्प्लाई आर्क्स फॉर ग्रेटर रियलिज्म। अब ये आर्क जो है वहाँ पे इम्प्लाई होता है फॉर ग्रेटर रियलिज्म के लिए। दिस टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू अ मूविंग लिम्ब बाय रोटेटिंग अ जॉइंट। तो दिस टेक्निक कैन बी अप्लाई मूविंग लिम्ब बाय रोटेटिंग अ जॉइंट। अगर जॉइंट की बात करें उसको हम लिम्ब माने जो कॉर्नर्स, जो उनको अगर जॉइंट्स को हम ऐसे घुमाएं और थ्रोन आउट मूविंग ऑब्जेक्ट अलोंग पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, पैराबोलिक मतलब सर्कुलर में ऐसे घुमाएंगे तो आपको ये टेक्निक उस पर काम करेगी, रोटेटिंग अ जॉइंट्स। द एक्सेप्शन इज मैकेनिकल मूवमेंट, जो इसका है वो मैकेनिकल मूवमेंट है विच टिपिकली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जो टिपिकली ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। एज ऑब्जेक्ट्स स्पीड और मोमेंटम इंक्रीजेज, आपका ऑब्जेक्ट जैसे स्पीड अप हुआ मोमेंटम इंक्रीज हुआ। आर्क टेंड्स टू फ्लैटन आउट इन अ मूविंग, आर्क जो एक फ्लैटन के टाइप में आ जाएगा, जिसको आप ज़्यादा घुमा रहे हैं तेज तो, अहेड एंड ब्रॉडन इन टर्म्स, और टर्न्स पे वो ब्रॉड हो जाएगा उसका आर्क। अगर आप प्रैक्टिकली ऐसे घुमाएंगे उसको तो आपको वो आर्क ब्रॉडर दिखा देगा स्पीड में चलाते हुए। तो ये भी एक तरह से एनिमेशन ही का है, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं ऐसे करके। इन अ बेस बॉल अ फास्ट बॉल वुड टेंड टू मूव इन अ स्ट्रेटर लाइन, फास्ट बॉल जो होती है वो मूव होती है स्ट्रेटर बिल्कुल सीधी लाइन के लिए, देन अदर पिचेस के अलावा। while a figure scatter moving at top speed would be unable to turn a sharply at a slower skater। अगर हम फिगर स्केटर की बात करें आपकी, तो जो है आपका स्केटर वो आपका बहुत स्लोअर चलता है शार्पली जो कॉर्नर्स पर, लेकिन जबकि आपका उसमें कवर की ज़रूरत पड़ती है ग्राउंड टू कंप्लीट टर्न, एक टर्न करने के लिए। An object in motion that moves out of its natural arc for no apparent reason will appear erratic rather than fluid। तो हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात करें और उसको मोशन में लिया जाए, मूव कराया जाए, तो वो एक नेचुरल आर्क के रूप में आएगा, एक आर्क बनाएगा जो आपको दिखाई देगा, लेकिन रीजन विल अपीयर एरेटिक रेदर देन फ्लूड। फ्लूड आपके उसमें नहीं आएगा नेचुरल आर्क में, लेकिन आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो आपका उसमें नेचुरल आर्क शो अपील कर देगा आपको। अब एग्जांपल की बात करें तो व्हेन एनिमेटिंग अ पॉइंटर फिंगर, अगर एनिमेट करते हैं पॉइंटर फिंगर के लिए, द एनिमेटर शुड बी सर्टेन दैट इन ऑल ड्राइंग्स इन बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजेज, दो एक्सट्रीम पोजेज होनी चाहिए एनिमेटर फिंगर की बात करें हम तो। द फिंगर टिप फॉलो अ लॉजिकल आर्क, एक फिंगर टिप जो है लॉजिकल आर्क है, अगर देखा है लॉजिकली आर्क की तरह, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू नेक्स्ट, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर। अगर उसको ऐसे ऐसे आप ऊपर टर्न और नीचे डाउन में ऐसे करेंगे तो वो एक आर्क की तरह वो आपका शो करेगा, जो आप नीचे देख रहे हैं 6.5 में फिगर, मूविंग आर्क एज एन आर्म। अगर आप आर्म को ऐसे घुमाएंगे तो आपका एक आर्क का रूप में आएगा। तो वही यहाँ पे मैं इतनी देर से सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि इसमें आपका आर्क के रूप में डिज़ाइन होगा। अगर इसको देखोगे तो विजुअल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्शन इज कॉल्ड एन आर्क, जो विजुअलाइजेशन आपको मतलब दिखाई देगा उसका, वो एक्शन इस आर्क का आया था। दिस कुड बी प्रोजेक्टाइल ऑफ अ बाउंसिंग बॉल, ये आपका प्रोजेक्टाइल एक तरह से बाउंसिंग बॉल की तरह लगेगा। द पाथ
ऑफ मूविंग आर्म एंड इवन द मूवमेंट ऑफ माउथ कॉर्नर, जो आपका मूवमेंट है कॉर्नर्स का ड्यूरिंग अ डायलॉग सीन। द आर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, जो आर्क की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू मेक मूवमेंट रियलिस्टिक एंड प्लेजिंग टू द आई। तो आपका आर्क का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और द आर्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल टू मूवमेंट रियलिस्टिक एंड प्लेजिंग टू द आई ड्यू टू मूविंग ऑब्जेक्ट इनर्शिया। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट इनर्शिया की बात करें, इट पाथ शुड बी स्मूथ होना चाहिए, और आपका अनलेस इट इज बीइंग इंटरप्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, स्मूथ रहेगा जब तक आपका वो इंटरप्ट ना हो एक्सटर्नल फोर्स। एग्जांपल इम्पैक्ट, कहीं टकराए ना। स्मूथ आर्क लाइक अ डांसर्स मूवमेंट, इट्स ऑलवेज आई प्लेसिंग। और डांसर्स का मूवमेंट होता है वो ऑलवेज हमेशा आई प्लेसिंग, आंखों को अच्छा लगता है। वहाँ भी आपका एक तरह से एनिमेशन टाइप का, बहुत स्पीड में अगर कोई डांस कर रहा है तो उसका भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हाथ वाथ उसकी काफ़ी बहुत आर्क की तरह मूवमेंट कर रहे हैं आर्क में, तो आपको ये लगेगा कि हाँ एनिमेशन टाइप का है यहाँ पे। अनइंटेंडेड ब्रोकन आर्क कैन रिड्यूस द बिलीवेबिलिटी ऑफ द मूवमेंट। अब अनइंटेंडेड मतलब जिसमें कि कुछ इंटरप्शन हो जाए या स्लो हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको रिड्यूस लगेगा कि बिलीवेबिलिटी ऑफ द मूवमेंट पे आपको विश्वास नहीं होगा कि मूवमेंट हो भी रहा है, आपको दिखाई देगा उसका मूवमेंट। सेकेंडरी एक्शन की बात करें, सपोर्टिंग द मेन एक्शन विद सेकेंडरी वन एड्स मोर डायमेंशन टू अ कैरेक्टर एनिमेशन। सपोर्टिंग द मेन एक्शन की बात करें तो सेकेंडरी जो है आपका, वो इसमें एक और चीज़ और होती है, डायमेंशन टू द कैरेक्टर एनिमेशन, डायमेंशन और जुड़ जाता है एंड गिव्स द सीन मोर लाइफ। और सीन की बात करें तो और ज़्यादा उसमें ऐड हो जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ स्टैगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अप्लाइंग। इसमें जो प्रिंसिपल लगता है स्टैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन अप्लाइंग द एक्शन, जो मैंने आपको स्टैगिंग पहले बताया था पिछली क्लास में, वो स्टैगिंग है यहाँ पे। अप्लाइंग द एक्शन करेक्टली, मेक श्योर सेकेंडरी एक्शन emphasizes the main एक्शन। अब इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेकेंडरी एक्शन जो लगाना उस पर ज़्यादा जोर देना मेन एक्शन पर, रेदर देन टेक अटेंशन अवे फ्रॉम इट। आपको इसके अलावा अटेंशन नहीं, उसमें से अभी दूर नहीं रखनी अटेंशन। अब सेकेंडरी एक्शन को हम इस तरह समझते हैं जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई कार्टूनिस्ट है, वो दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है तो उसके दोनों हाथ चलेंगे, तो एक हाथ उसका आगे की तरफ हो और एक हाथ बैक की तरफ होना चाहिए, तो दोनों हाथ आगे पीछे चलेंगे। तो ये जो बैक हैंड है वो भी आपका मूविंग में है, तो वो आपका सेकेंडरी एक्शन में आएगा, जो आपका वो भी जनरेट करना है। ऐसा नहीं कि मूवमेंट कर रहा तो हाथ उसका दोनों एक साथ हिलने हैं, जबकि नेचुरली अब तभी वो रियलिस्टिक लगेगा जब वो दोनों मूवमेंट में होंगे, एक हाथ आगे जाएगा एक हाथ पीछे जाएगा, तो वो आपका रियलिस्टिक लगेगा। तो वही सेकेंडरी एक्शन होता है हमारा। इसलिए इसके पार्ट पढ़ता हूँ, एडिंग सेकेंडरी एक्शन टू द मेन एक्शन गिव्स सीन मोर रियल लाइफ, और ज़्यादा रियल लाइफ लगता है। एंड इट कैन हैव द सपोर्ट टू मोर एक्शन। इसमें एक्शन मेन एक्शन पे आपका काम करता है। पर्सन वॉकिंग कैन साइमल्टेनियसली, अब पर्सन कोई है वो वॉक कर रहा है एक साथ ही साइमल्टेनियसली उसी एक साथ, तो आपका क्या है, स्विंग देयर आर्म्स आफ्टर देम एंड कीप इन पॉकेट्स। अब साइमल्टेनियसली ही होता है, जैसे कि अगर आदमी स्विंग कर रहा है तो एक हैंड आगे जाएगा फिर एक हैंड बाद में वर्क करेगा, तो ये आपका बिल्कुल उसी तरह से है, सेकेंडरी एक्शन काम कर रहा है। स्विमिंग की अगर बात करूँ तो वहाँ भी आपका इसी तरह से, तो यहाँ पे भी एनिमेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर ये सेकेंडरी एक्शन काम करे। तो फेशियल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस इमोशन थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन। अगर द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट सेकेंडरी एक्शन इज दैट दे एम्फेसाइज रेदर द एक्शन अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन एक्शन। मेन एक्शन पर ज़्यादा एम्फेसाइज दिया जाता है, जो है आपका इफ द लेटर इन द केस दोज एक्शन आर बेटर लेफ्ट आउट। अगर आगे की बात करें तो ये एक्शन ज़्यादा अच्छे हैं और ज़्यादा अच्छी छवि छोड़ के आते हैं। सेकेंडरी एक्शन जो बात करूँ मैं, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ ड्रामेटिक मूवमेंट। अब ड्रामेटिक मूवमेंट की बात करें, फेशियल एक्सप्रेशन विल ऑफन गो अननोटिस्ड। अब चेहरे की जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ज़्यादातर आदमी अननोटिस करता है, मतलब ध्यान नहीं देता है, लेकिन जबकि उस पर ध्यान देना चाहिए अगर आप एनिमेशन कर रहे हो सेकेंडरी एक्शन। इन दिस केसेस इट इज़ बेटर टू इंक्लूड दैम एट द बिगिनिंग। अब फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो शुरुआत में ही रखना चाहिए। अगर फेशियल का आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं तो वो एट द बिगिनिंग देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में या बाद में दे रहे हैं। फेशियल का एक्सप्रेशन जो भी आएगा एंड द एंड ऑफ द मूवमेंट रेदर देन ड्यूरिंग। इसके अलावा आप रेदर देन इसके अलावा आप ड्यूरिंग मतलब बीच में दे सकते हैं, ड्यूरिंग में लगातार। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है टाइमिंग। रिफरिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइंग्स ऑफ फ्रेम्स फॉर अ गिवन एक्शन, करेक्ट टाइमिंग इज क्रिटिकल। अब रिफरिंग बात करूँ, ड्राइंग या फ्रेम्स की बात करूँ, गिवन एक्शन जो आप चल रहा है उसमें करेक्ट टाइमिंग इज क्रिटिकल। करेक्ट टाइम बहुत टफ होता है फॉर एस्टेब्लिशिंग अ कैरेक्टर्स, किसी कैरेक्टर्स के मूड के लिए। इमोशनल रिएक्शन, अगर टाइमिंग बिल्कुल रियलिटी में देना है बिल्कुल, तो वो टिपिकल पड़ता है
इन सारी चीज़ों के दौरान कैरेक्टर मूड्स, इमोशन और रिएक्शन के द्वारा। सिंपली पुट यूज़ मोर फ्रेम्स टू क्रिएट स्लोअर एक्शन। अब इसमें पुट आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें दिखानी है तो टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना। तो टाइमिंग के लिए आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम यूज़ करने हैं टू क्रिएट स्लोअर एक्शन, स्लो एक्शन हो जाए। एंड लेस फ्रेम्स फॉर फास्टर वन, कम फ्रेम होना चाहिए जिससे कि ज़्यादा उनको फास्टर मिले फ्रेम्स का। टाइमिंग रिफर्स टू द नंबर ऑफ ड्राइंग्स और फ्रेम्स। टाइमिंग की बात करें तो नंबर ऑफ ड्राइंग या फ्रेम्स की बात होते हैं फॉर अ गिवन एक्शन, किसी भी एक्शन पर फ्रेम्स होता है विच ट्रांसलेट्स टू द स्पीड ऑफ द एक्शन ऑफ द फिल्म, जो ट्रांसलेट करता है स्पीड एक्शन ऑफ द फिल्म थी। ऑन प्योरली फिजिकल लेवल करेक्ट टाइमिंग मेक्स ऑब्जेक्ट्स अपीयर। अब प्योरली फिजिकल लेवल की बात करूँ तो करेक्ट टाइमिंग की ही बहुत अहमियत होती है ऑब्जेक्ट में जो अपीयर होगा टू ऑबे द लॉज ऑफ फिजिक्स, जिसमें वो ऑबे करेगा फिजिक्स की लॉ को। कौन सी? फॉर इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट वेट डिटरमाइंस हाउ इट रिएक्ट्स टू इम्पेटस लाइक पुश। जैसे आप पुश करते हो किसी को, इस तरह से आपका इससे ये पुश करने से मालूम पड़ेगा हाउ वेट हैव टू, आपका उसका वेट कितना है। किसी भी चीज़ को आप पुश करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा उसका वेट कितना है। तो ये आपका बिल्कुल उसी हिसाब से टाइमिंग का रहता है जो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया फिजिक्स का बता रहे हैं यहाँ पे ये। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एक्सेजरेशन। द क्लासिफिकेशन डेफिनेशन ऑफ एक्सेजरेशन क्या है? एम्प्लॉयड बाय डिज्नी was to remain true to reality, just presenting it in a wilder, more extreme form. ये डिज्नी वो है उसने एक्सक्रीशन को बताया था क्या है कि रिमेन ट्रू टू रियलिटी, हमेशा ट्रू रहना चाहिए। जो रियलिटी है आपको उसमें ट्रूनेस रहना चाहिए, उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जस्ट प्रेजेंटिंग इट इन अ वाइल्डर, बहुत तरीके से दिखाना चाहिए। मोर एक्सट्रीम फॉर्म, अच्छे से खुल के दिखाना चाहिए। ऐसा परफेक्ट इमिटेशन मतलब किसी की नकल करना। अ परफेक्ट इमिटेशन ऑफ रियलिटी कैन लुक स्टैटिक। आप बहुत अच्छा परफेक्ट किसी की नकल करते हो, रियलिटी में वो आपको स्टैटिक रुका हुआ लगेगा। एंड डल इन कार्टून्स, और डल लगेगा कार्टून्स में। एक्सेग्रेशन स्पेशली यूजफुल इन लिवनिंग फॉर एनिमेशन। एक्सेग्रेशन जो होता है स्पेशली यूजफुल होता है लिविंग फॉर एनिमेशन, मतलब जिया जाता है एनिमेशन में। एक्सेग्रेशन इज एन इफेक्ट स्पेशली यूजफुल फॉर एनिमेशन and as animated motions that strive for a perfect imitation। perfect किसी भी नकल करने के मतलब किसी भी चीज़ का डमी बनाना, नकल सेम of reality can look static and dull. The level of exaggeration depends on whether one seeks realism on particular style, like a caricature of the style of specific artist। अब एक्सेजरेशन को वैसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ अगर आपको, तो इसमें आप ये देखिएगा, डायग्राम में पीछे दिखाता हूँ, ये दे रखे हैं डायग्राम, आप एक फिगर देख सकते हैं। फिगर 6.7 में आप देख रहे हैं, थोड़ा वैसा है। इसमें आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट ऑफ एक्सेजरेशन एक्चुअली है क्या है कि इट इज़ लाइक अ फेशियल फीचर। चेहरे का फीचर्स कैसे हैं, एक्सप्रेशन कैसा है, पोज कैसा दे रहा है, एटीट्यूड कैसा है, एक्शन क्या कर रहा है ना, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सेजरेशन में आती है सारी। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये बॉक्स लास्ट वाला फिगर जो है आपका बी का, तो इसमें क्या है वो बाउंस कर रहा है, पंचिंग कर रहा है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन आप देखिए, तो ये एक तरह से एक्सेजरेशन है ना। तो कार्टून वगैरह आपने देखे होंगे ना, तो उसमें जो फोटो वगैरह पोजेस बनते हैं तो उसमें पूरा विद एक्सप्रेशन दिया जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे क्या पूरा रियलिस्टिक लगता है, पूरा रियलिस्टिक। तो आपका ये एक्सेजरेशन इस तरह से वर्क करता है। अब इसके अलग अलग वो हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सेजरेशन कैन इन्वॉल्व द सुपर नेचुरल और सुपर रियल ऑल्ट्रेशन इन द फिजिकल फीचर्स, मतलब फिजिकल फीचर्स में भी चेंज कर देना किसी कैरेक्टर को, एलिमेंट इन द स्टोरी लाइन इटसेल्फ, है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्प्लॉय सर्टेन लेवल ऑफ रेस्ट्रेंट व्हेन यूजिंग एक्सेजरेशन। ये ज़रूरी होता है कि वो सर्टेन लेवल पे एम्प्लॉय किया जाए एक्सेजरेशन को। इफ़ अ सीन कंटेन्स सेवरल एलिमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट, देयर शुड बी अ बैलेंस इन हाउ दोज एलिमेंट्स आर एक्सेग्रेटेड। अब ज़्यादा उसमें सीन्स हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि एक्सेग्रेशन हम एक्सेग्रेटेड कितना करें उन रिलेशन में, जिससे कि आपस में एक दूसरे को हम डिस्टिंग्विश कर सकें, टू अवॉइड कन्फ्यूजिंग और ओवर ऑइंग द व्यूअर, मतलब जिससे कि सेम फोर्स तो हम नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत डिफरेंस रखेंगे, थोड़ा थोड़ा स्लाइटली होगा। तो ये एक्सेग्रेशन है, चेहरे के पोजेस को देना थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप में जैसे कि
कोई गिरा तो थोड़ा सा एकदम झुकेगा, फिर मतलब उसके बाद हल्का नीचे दिखाएंगे गिरता हुआ, फिर पूरा गिरता हुआ दिखाएंगे, तो ये बहुत स्टिल में होंगे और हल्का हल्का चेंजेस होंगे। तो ये इसको जब रनिंग में दिखाएंगे तो ये पूरा ऐसा लगेगा कि हाँ मोशन में आ गया, लेकिन ये एक्सेगरेशन ही कहा जाता है, इसमें एक्सेगरेशन टेक्निक होती है। ये ज़्यादातर स्टिल इमेजेस में ज़्यादा यूज़फुल आता है, या बैनर्स वगैरह में या कहीं पे आपको फ़ोटो वोटो लगाना तो हल्का सा उसमें ये पोज देने में बहुत यूज़फुल होता है आपका एक्सेगरेशन। कार्टूनिस्ट स्टिल इमेजेस ही होती हैं ये। और आपको ये जैसे आपको दिख रहे हैं ये इस तरह के डायग्राम्स होते हैं। बॉक्सर है यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये आपका पूरा इसमें दिखाया जा रहा है पैर का गैप कितना है, और आपका पंचिंग कर रहा है तो पंच कितना हो रहा है, कितना आगे तक जा रहा है ना। और आपका ये जो गिर रहा है तो उसका क्या हवा में लटका हुआ है, ये आपका एक्सीग्रेशन है, हवा में है, नीचे नहीं गिरा हुआ। ये पार्ट ऊपर का देखें तो ये आपका एक्सीग्रेशन है। सेम सेम इसी तरह से नीचे वाला आप देखेंगे तो इसमें भी आपका दिखाया जा रहा है कि वो पंच कर रहा है दोबारा से, तो वो लेट भी गया है, गिर गया साथ में, और उसके जो वाइब्रेशन आए वो भी साथ में दिखाए गए हैं ना पंचिंग के। तो ये आपके सब एक्सक्रीशन है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अब सॉलिड ड्राइंग।